बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अफसोसनाक सूरत हाल है। फ्लैश फ्लडिंग और क्लाउड बर्स्ट की सूरत में जो खौफनाक तबाही आई है उससे हमारे हमवतन न सिर्फ बेघर हुए हैं बल्कि बड़ी तादाद के अंदर अपनी जान की बाजी भी हार चुके हैं। पूरा मुल्क इस वक्त मगहूम है। मुल्क में आज सोग की कैफियत थी। KPK के अंदर जो कुछ होता रहा ये हमारे लिए भी एक बड़ी वार्निंग है। इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ अमेरिका में भी ऐसा हो चुका है। इसका मतलब यह है कि माहौलियाती तब्दीली अब अपने पंजे गाड़ चुकी है और दुनिया भर की तरह पाकिस्तान भी उससे शदीद तरीन मुतासर है। पाकिस्तान के अंदर हालात मामलात वाक़यात को कैसे बेहतर किया जा सकता है, आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में फील्ड मार्शल के दौरे अमेरिका के हवाले से भी बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर साहब के तर्जुमान फराज मुगल साहब मौजूद हैं। मुगल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुगल साहब ताज़ियत भी हम करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से, अफसोस का इजहार भी करेंगे। एक ऐसा बड़ा कौमी सानिया है कि हमने देखते देखते 1 घंटे के अंदर अंदर इतना बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो अमवात हुई, लोग अपनी जान की बाजी हार गए। बहुत सारे बेघर भी होंगे, बहुत सारे घर तबाह हो गए, बहुत सारे कारोबार ख़त्म हो गए। जाहिर है कि जो कुछ हो चुका है उसका मदावा, उसका जो वो जो ज़ख़म का जो कोई तरीका है, रास्ता है उसको मुंदमिल करने का, वो हमारे अल्फाज कम अज़ कम नहीं हो सकते। फराज साहब, हुआ क्या है अब तक, क्या कुछ होता रहा है, कितनी अमवात की आप तस्दीक करेंगे, किस तरीके से सूबाई महकमा डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो काम कर रहा है? एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हेलीकॉप्टर हादसे का भी हुआ। अब आप लोगों के पास क्या फैसिलिटी है, कैसे काम कर रहे हैं सर? इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सानिया इसे कह सकते हैं कि एक ही दिन में 300 से ज़ायद लोग शहीद हो गए हैं और अभी भी 200 के करीब लोग लापता हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का पता लगाए कि अगर वो किसी मलबे के नीचे हैं या इस शहर को छोड़कर किसी और शहर शिफ्ट हो गए तो हम मालूमात कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो इस इलाके के अंदर इस वक्त सिग्नल मुअत्तल हैं और मुकम्मल तौर पर यहाँ पर मोबाइल सर्विस बंद हो चुकी है, बिजली नहीं है, तमाम तर जमीनी रास्ते जो थे वो कटाव हो चुके थे। उसके बाद हमने कल ही से तमाम तर मशीनरी लगाई और इंशाल्लाह आज रात तक तमाम तर उन देहातों तक, उन इलाकों तक हमारी रसाई गाड़ियों की हो जाएगी। रूट्स हम क्लियर कर रहे हैं। इस वक्त ये जितना भी ऑपरेशन है इसको मॉनिटर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर साहब कर रहे हैं और बड़ी तादाद में हमारे जितने भी कैबिनेट मेंबरान हैं, MPs हैं, MLAs हैं, वो भी इन सारे वाक़यात की निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद आवाम को रिलीफ पहुंचाना है और इन आवाम को रिलीफ पहुंचाना है। और क्योंकि देखा जाए तो इतनी ज्यादा अमवात होना और हमारे डिपार्टमेंट को प्रिपेयर रहना ये बहुत बड़ी चैलेंज था हमारे लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे रेस्क्यू डिपार्टमेंट इतने प्रिपेयर थे कि 5000 से ज्यादा लोगों को हमने बचा लिया और उन बचाने की वजह से आप ये देखें कि सैकड़ों जानें बची हैं। बहुत बड़ा एक कौमी सानिया है और इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मलबे के नीचे लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। मैं इस वक्त उसी स्पॉट पर मौजूद हूँ जो कि पीर बाबा का इलाका है, जो कि आखिरी इलाका है जो सबसे ज्यादा डैमेज किया गया, कि एक ही देहात के लोग तकरीबन 50 से ज्यादा लोग एक ही दिन में शहीद हुए। और आप देखें कि इसके बाद भी नुकसानात का हम अजाला कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आवाम तक बर वक्त हम पहुँचकर चीज़ों को बेहतर किया जाए। किस इलाके के अंदर ज़्यादा तबाही आई है फराज साहब, जो अब तक आपके पास तखमीना है? कौन से अजला हैं जहाँ ज़्यादा तबाही आई है? ये बारिशें कहाँ पर हुई थी? क्या इसकी कोई वार्निंग ऑलरेडी मौजूद थी या ये अचानक सब कुछ हुआ है? इसका कोई बैकग्राउंडर क्या है सर? सर देखा जाए तो ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉपर अर्ली वार्निंग सिस्टम लगे हुए हैं और जिस तरह भी कोई इस किस्म की सैलाबी सूरत हाल होती है तो हमें 24 घंटे पहले इत्तलात मौसूल हो जाती हैं कि क्या सूरत हाल हो रही है। तो हमने हाई अलर्ट जारी किया हुआ था और तमाम तर हमारे इस्लामी अफसरान जो थे वो अलर्ट पे थे। और जो ही ये वाकया पेश आया तो क्योंकि हमने छोटे छोटे यूनिट्स बनाए हुए थे, तमाम तर वहाँ पर इमरजेंसी सामान रखा हुआ था, तो उसकी वजह से हमें बड़ा ज्यादा फायदा हुआ है। जी 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 फराज साहब। जी जी सर, आप बता रहे थे कि आपने यूनिट्स एक्टिव रखे हुए थे। जी 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 इस वक्त वज़ीर आला साहब खुद निगरानी कर रहे हैं सारे ऑपरेशन की
और जितने भी इलाकों में हैं वज़ीर आला साहब खुद पहुंच रहे हैं। और इस वक्त मैं मेन उस बाजार में मौजूद हूँ जिसे कहते हैं पीर बाबा बाजार, और वज़ीर आला साहब खुद यहाँ पर हैं। और उस बाजार में हम कोशिश करें, क्योंकि हमें एक इलाके में इत्तला मिली है कि 10 लोग वहाँ पर अभी भी मलबे के नीचे हैं, तो वज़ीर आला साहब अपनी पूरी टीम लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं। रेस्क्यू एक्टिविटीज किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं फराज साहब? क्या अभी तक लोगों को सिर्फ मलबे से निकालने का काम है या रिलोकेट करने का भी कोई काम शुरू हुआ है? देखिए, इस वक्त हमारे 200 से ज्यादा मशीनरी प्राइवेट मैंने हायर की है। उसके साथ साथ जो सरकारी पूरे सूबे की जितनी भी मशीनरी है वो भी मैं यहाँ पर लाया हूँ। और यहाँ पर अपने अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास अब इतनी ज्यादा मशीनरी हो चुकी है कि हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। हम अपने वसाइल से पूरे इस ऑपरेशन को कवर कर रहे हैं। और क्योंकि वजीर आला जब एक सूबे का वजीर आला लीड कर रहा हो इतने बड़े ऑपरेशन को, तो यहाँ पर किसी किस्म की कमी कोताही जो है वो नहीं नजर आती है। अच्छा, मजीद बारिशों की पेशगोई भी कोई आपके पास मौजूद है? कोई खुदा न खास्ता इस तरह के मजीद सैलाब भी आ सकते हैं हालिया दिनों के अंदर? क्योंकि मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं महकमा मौसमियात की, वो कहते हैं कि जी 7वां स्पेल है और ये और ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। तो आपके पास क्या इत्तलात हैं आपके खास तौर पर इलाकों के हवाले से, KPK के इलाकों के हवाले से? ये तो स्पेल है और ये चल रहे हैं, और इसकी वजह से क्योंकि अब दोबारा भी सैलाबी सूरत हाल पेश आ सकती है, तो सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हमने तमाम इकदाम हैं वो किए हुए, तमाम इकदाम हमारे मुकम्मल हैं। और इंशाल्लाह अगर दोबारा अल्लाह ना करे कि सैलाबी सूरत हाल पेश आती है तो हम प्रिपेयर हैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा में। देखा जाए कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है पाकिस्तान में जिसने सरप्लस बजट दिया, और इतना बड़ा कौमी सानी होने के बावजूद हमने किसी से मदद की दरख्वास्त नहीं की। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में इतने वसाइल हैं क्योंकि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब ने सरप्लस बजट देकर आज हम अपने लोगों के ऊपर वो पैसा लगा रहे हैं। हम हर किस्म की सहूलियात लोगों को पहुँचा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा है। तो वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पूरे पाकिस्तान की वाहिद हुकूमत है जिसने सरप्लस बजट दिया था, वरना सारे जितने भी सूबे हैं वो उन्होंने कभी भी तारीख में सरप्लस बजट नहीं दिया है। तो अच्छा फराज साहब, एक चीज़ और बताइएगा, वफाक का ताउन कैसा है? वफाक बात तो कर रहा है कि KPK के लोगों के साथ हम खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब ने भी जो है वो कल अपने ताउन का यकीन दिलाया, बल्कि उन्होंने पेशकश भी की है। तो क्या उस जानिब से भी कोई ताउन आ रहा है या आप लोग अपने बलबूते पे सब कुछ करना चाहते हैं? देखिए, मुझे तो एक समझ नहीं आती है पाकिस्तान की और पाकिस्तानी मीडिया की। कल से खबर गर्दिश कर रही है कि मरियम नवाज ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से टेलीफोनिक रब्ता की। पहाड़ में जाए रब्ता, पहाड़ में जाए टेलीफोन, आपने पंजाब हुकूमत ने क्या पहुंचाया है? एक कौम की हैसियत से मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर पंजाब हुकूमत ने कुछ पहुंचाया, फेडरल हुकूमत ने क्या किया? मैं 2 दिनों से इस ऑन ग्राउंड इन इलाकों में हूँ, वज़ीर आला साहब की पूरी टीम यहाँ पर है। मैंने बजाते खुद किसी को नहीं देखा। हाँ, अमीर मकाम घूम रहे हैं, सेल्फियां निकाल रहे हैं, बाकी पंजाब के वज़रा आ रहे हैं, सेल्फी निकाल रहे हैं और जा रहे हैं। बेसिकली अवाम को रिलीफ क्या दिया है? हमारा सवाल ये, क्या ये खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान का सूबा है? फिर तो कह दें, या इंडिया का सूबा है तो फिर तो हमें कह दें कि हम एक अलग सूबा है। जब पाकिस्तान, देखिए प्राइम मिनिस्टर जाता है NDA में, कहता है कि मैंने वहां पर जाकर विजिट की और अहकामात जारी किए। प्राइम मिनिस्टर के ऐलानात या उनके अहकामात इतने कमजोर हो चुके हैं पाकिस्तान में कि NDMA जैसा इतना बड़ा इदारा उनकी बात नहीं सुन रहा है। अभी तक NDMA ने कुछ भी नहीं किया है खैबर पख्तूनख्वा में। सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की अपनी हुकूमत, अपने लोग, अपने वसाइल से सारी कुछ किए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलें, अल्लाह ताला जो है वो मरहूमीन के साथ जो है वो अच्छा सलूक फरमाए, उनको शोहदा के साथ जो है वो उनके दर्जात बुलंद करे। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जिस तरीके से फराज मुगल साहब दावा कर रहे हैं कि बेहतरीन सहूलियात पहुँचाने की कोशिश कर रही है और अपने बलबूते पर कर रही है, अल्लाह ताला इनकी बात या इनकी ज़बान को मुबारक करे और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, हमारे हमवतन जो हैं वो रिलीफ का सांस ले सकें। ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है जो शायद किसी के हाथ में नहीं था, किसी अर्ली वार्निंग के हाथ में नहीं था,
किसी ऐसी चीज़ के हाथ में नहीं था कि जिससे इसको रोका जा सके। दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीली हो रही है, हम माहौलियाती तब्दीली के ऊपर एक काम करके उसको दुरुस्त तो कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ये कहे कि माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में होने वाले क्राउड बर्स्ट को या अचानक फ्लैश फ्लड को रोका जा सकता है तो ये गलत है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज़रा साजिद तारड़ साहब की तरफ चलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर रहे हैं, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन चलाते रहे हैं, और अब ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ जो एक नहीं, दो नहीं, 3 मुलाकातों के अंदर साजिद तारड़ साहब मौजूद थे। क्या कुछ होता रहा, ज़रा ब्रेक के बाद देखेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद, साजिद तारड़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अब तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तारड़ साहब एक नहीं, दो नहीं, 3 मुलाकातों में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ मौजूद थे। 2 मरतबा बल्कि अमेरिका में और 1 मरतबा ब्रसल्स के अंदर, और तीनों मरतबा साजिद तारड़ साहब ने बातचीत भी की, पूरे प्रोग्राम को मैनेज भी किया, और ये तीनों मामलात जो हैं वो मार्का हक के बाद हुए। मार्का हक के बाद इसमें कोई शक नहीं है कि ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के बाद पाकिस्तान सफारती सतह पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब मेरी इस खबर की तस्दीक करेंगे, तरदीद करेंगे साजिद तारड़ साहब मेरे साथ जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बात करते हैं। साजिद साहब, जो खबर मेरे पास है वो ये है कि आप तीनों प्रोग्राम्स के अंदर मौजूद थे। इसकी सिग्निफिकेंस ये भी बनती है कि पूरा जो एक तब्दीली का एक मामला है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में, जिस रिकैलिब्रेशन की बात आपने काफ़ी अर्से पहले की थी जब कन्वेंशन सेंटर में आप यहाँ पे तकरीर करके गए थे, वो रिकैलिब्रेशन के अंदर जैसा आपका की ख्वाहिश थी वैसे ही पाकिस्तान पार्ट ले रहा है या नहीं ले रहा। फील्ड मार्शल साहब की 3 मीटिंग्स हैं, जिसमें तीसरी का तस्करा इसलिए भी ज़्यादा है कि सुहेल वड़ाई साहब ने आज कॉलम लिखा है और वो टॉक ऑफ द टाउन है इस वक्त पाकिस्तान में, कि जिसमें सियासी मामलात के ऊपर भी बातचीत की है। तो आसिम मुनीर साहब के साथ 3 मीटिंग्स हुई, क्या तीनों में आप मौजूद थे? तीनों के अंदर जो वो बातचीत थी उसका क्या खुलासा था? आंखों देखा हाल क्या था? तारड़ साहब, अगर आप हमारे लिए कुछ खबर दे सकें, कुछ बात कर सकें। डेफिनेटली फवाद भाई, मैं अर्ज ये करना चाहूंगा कि मुझे शर्फ हासिल है कि दुनिया के 2 अजीम लीडरान, एक डोनाल्ड ट्रंप साहब और दूसरे फील्ड मार्शल साहब, उनके साथ ना सिर्फ मैं सफर करता रहा हूं, उनको सपोर्ट करता रहा हूं, फील्ड मार्शल साहब के साथ सफर करता रहा हूं। यहाँ पे 3 जो ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ, डायस्पोरा के साथ उनकी इंटरेक्शन है। उन तीनों के अंदर एक में होस्ट था और दोनों जो दूसरी इवेंट थे उनमें पार्टिसिपेंट था, स्पीकर था आर्मी। मुझे एजाज हासिल है आर्मी चीफ साहब की स्पीच से पहले मैं डायस्पोरा से जो है वो तकरीर करता। अब उसमें मैं अर्ज करना चाहूंगा, एक तो आर्मी चीफ साहब ने, पहले मैं बुलेट पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं। एक तो उन्होंने अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी की सक्सेस की स्टोरियां बताई, फिर उन्होंने जो मार्का हक है, बुनियानुल मरसूस, उसके बारे में बताया। और मुझे आज ये फख्र है कि जिस वक्त हमारे दुश्मन ने 80 तैयारों के साथ, 200 मिसाइलों के साथ पाकिस्तान को ललकारा, और हमारे फील्ड मार्शल साहब जो कि तहज्जुद गुजार हैं, सैयदजादा हैं, हाफिज़ कुरान हैं, उन्होंने सुबह तहज्जुद की नमाज अदा की। उन्होंने फिर कुरान से जो है गाइडलाइन ली और बुनियानुल मरसूस का नाम पिक किया, और फिर उन्होंने उसका जवाब दिया। और फिर उसके बाद मोजज़ात, 14 अगस्त एक बहुत बड़ा दिन है, इसी तरह 10 मई एक बहुत बड़ा दिन है। वाद भाई, मैं बहसीते स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस दुनिया के अंदर मिलिट्री वारफेयर के बारे में पढ़ता रहा हूं। जिस तरीके से गेंगिस खान, जिस तरीके से अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट, जिस तरीके से हिटलर और वो सारी जो करते रहे, अब मैं समझता हूं हमारे फील्ड मार्शल साहब ने भी उसी तरीके से पाकिस्तान के दिफा के लिए जो तारीख रकम की है। $81 बिलियन सालाना बजट आर्मी का भारत का, और 9 बिलियन आपका बजट, 14 लाख 16 लाख फौज भारत की, और आपकी 7 लाख फौज। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने साबित किया है कि जंगें जज्बों से जीती जाती हैं, हथियारों से नहीं जीती जाती। सर, बातचीत क्या होती रही तारड़ साहब दोनों तीनों मीटिंग्स के अंदर? पहली वाशिंगटन वाली की तो बातचीत हो गई थी, उसके बाद 2 मीटिंग्स के अंदर क्या बातचीत हुई सर? देखें, एक तो 2 मीटिंग टेम्पा के अंदर, वाशिंगटन डीसी में तकरीबन 14 के करीब फील्ड मार्शल साहब ने सवालात लिए डायस्पोरा से, जिसमें इकानमी मौजूद थी, हल्की फुल्की सियासत के बारे में बात हुई। टेम्पा के अंदर उन्होंने बिलखसूस डेमोक्रेटिक मॉडल्स, जमहूरियत के मॉडल जो है उनके बारे में बात की। कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी मॉडल ऑफ मलेशिया और इंडोनेशिया, हाइब्रिड निजाम भारत का, उसके बारे में जिक्र किया कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कश्मीर को आज उनके हक अरादियत देने से खौफजदा है, उसके बारे में बात की। फिर उन्होंने एक मिसाल दी कि उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ पॉलिटिशियन एज वेल, और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, बीबी नेतन्याहू भी सियासतदान है।
फिर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों के कुछ रोल की, दबे लफ्जों में यह बात की कि किस तरीके से सियासतदान अपने जाती मुफाद को कौमी मुफाद पे प्रेफरेंस देते हैं। फिर उन्होंने बताया कि कॉम्प्लिकेशंस दुनिया के अंदर सियासतदान किस तरीके से अपने सियासी मकासद के लिए बड़ी बड़ी जंगें छेड़ते हैं। उन्होंने उनका इशारा कश्मीर की तरफ था, बिहार के इलेक्शन की तरफ था, उनका इशारा 27 सितंबर आरएसएस की एनिवर्सरी के तरफ था, फ्लैग ऑपरेशन का जिक्र किया गया। और फिर मैं समझता हूं उन्होंने बल्कि अपनी तकरीर के दौरान इस चीज का भी इरादा किया कि वो पाकिस्तान का दिफा करते हुए शहीद होना प्रेफर करेंगे वर्सेस टू सरेंडर पाकिस्तान। उन्होंने बार बार कहा कि ये 1971 नहीं है। जो मैंने फवाद भाई ऑब्जर्व किया है, हमारे फील्ड मार्शल साहब की बॉडी लैंग्वेज, जज्बात, दो चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, दिफा और पाकिस्तान की इकानमी। उन्होंने बताया किस तरीके से उन्होंने डॉलर को कंट्रोल किया, उन्होंने बताया किस तरह पाकिस्तान का एक टोला, एक मजहबी सियासी टोला चाहता था पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाए, श्रीलंका बन जाए, लेकिन उन्होंने आज अपनी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का इशारा दिया। आज आप तारड़ साहब, हम ये कह सकते हैं कि सियासी गुफ्तगू भी उसमें होती रही, क्योंकि कॉलम की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वड़ाई साहब की, उसमें तो उन्होंने सदारती निज़ाम के हवाले से भी जो है वो उनसे पूछा कि कोई आपके सदर बनने की ख्वाहिश है, तो फील्ड मार्शल ने बड़ी सख्ती से उसकी जो है वो तरदीद की और कहा कि वो वतन के जो है वो मुहाफ़िज़ की ऐसे ऐसे खिदमात में फ़ख्र महसूस करते हैं। तो इस तरह की भी कोई बात हुई? फिर ख़ास तौर पर डायस्पोरा जो मौजूद है उसको हम समझते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो कोई उसका कोई मुंसलिक है, वो उनके लिए सोचते हैं, उनके लिए जो बात करते हैं। तो वहाँ पर कोई चैलेंजिंग किस्म के सवालात इस हवाले से हुए? टैंपा के अंदर एक डायस्पोरा का एक जो मेंबर थे, उन्होंने ये बल्कि उन्होंने रिमार्क्स दिए बजाय क्वेश्चन के। उन्होंने कहा कि वो पसंद करेंगे आर्मी चीफ साहब को सदर बनते हुए, जिसकी उन्होंने सख्ती से तरदीद की। उन्होंने कहा कि मुझे कोई शौक नहीं है सदर बनने का, मैं एक सोल्जर हूं, पाकिस्तान का दिफा करना जानता हूं, करता रहूंगा। दूसरा मैं समझता हूं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और जो करंट हमारा इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तारीफ की, उनके वाकयात की। उन्होंने 18 घंटे किस तरह जंग के दौरान काम करते रहे इसकी तारीफ की। लेकिन मैं नहीं समझता कि उन्होंने ऐसा कोई पॉलिटिकल रोड मैप आगे रखा हो जिसपे माफी तलाफी या कोई हालात बेहतर होने की। ये मैं इस पे माजरत करूंगा कि मेरी नजर से ये ऐसा नहीं कुछ हुआ। अच्छा, आप जो सारी तीनों मुलाकात थी, पहली मुलाकात और फिर अब दूसरी मुलाकात और फिर तीसरी जो ब्रसेल्स के अंदर जो तकरीब हुई, इन तीनों के अंदर एक ही मौक़िफ़ का इरादा था। फिर एक जुमला जो बार बार कोट हो रहा है आर्मी चीफ से कि वो ये कहते हैं कि इंडिया अगर डैम बनाएगा तो हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। इस तरह की कोई बात थी तारड़ साहब? क्या उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था सर? उसमें टैंपा के अंदर बार बार बल्कि दो चीजें ऐड करना चाहूंगा। टैंपा के अंदर उन्होंने कहा कि अगर किसी ने 2.5 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी बंद करने की कोशिश की तो हम मिसाइलों के साथ जवाब देंगे, 10 मिसाइल मारेंगे, बल्कि उन्होंने कहा मिसाइलों की हमारे पास कमी नहीं है। दूसरा, उन्होंने जो एयर मार्शल, भारतीय एयर मार्शल ने ये जो क्लेम किया है कि 6 तैयारे पाकिस्तानी गिराए, उन्होंने कहा कि हम किसी थर्ड पार्टी से तैयारे गिनवाने की पेशकश करते हैं। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि आज के दौर में दुनिया की बड़ी ताकतें सैटेलाइट के जरिए हर चीज देखते हैं, वो डबरीज कहां गई हैं, वो आसमान खा गया, जमीन खा गई। तो इस तरह के मजाक आप मत करें, लेकिन अगर दोबारा किसी ने इस तरह की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैंने जिस तरह आपको बताया है, ओवरसीज कन्वेंशन के अंदर आर्मी चीफ साहब बड़े जज्बात के साथ उन्होंने कहा था कि 1500 के करीब दहशतगर्दों को पाकिस्तान के मुस्तकबिल से नहीं खेलने दिया जाएगा। अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर वो भी अपनी हरकत से बाज ना आए, टीटीपी को सपोर्ट करना उन्होंने ना छोड़ा, तो उसके भी सख्त कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और आज पाकिस्तान और चाइना दोनों, अमेरिका और चाइना दोनों पाकिस्तान के साथ काम करना चाहते हैं। मैं समझता हूं टैंपा का उनका जो दौरा सेंटकॉम का था, उसका फ्रूट आपके सामने आ चुका है। मैं ना उसके ऊपर मैं तारड़ साहब आपके पास वो जो सेंटकॉम का था उसके ऊपर जरूर बात करूंगा, लेकिन आपने एक बड़ा अहम नुक्ता लिया जो पाकिस्तान में लोग जानना चाहते हैं कि चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात, पाकिस्तान इसको बैलेंस कैसे करेगा? क्योंकि इंडिया बैलेंस नहीं कर पाया कि जब वो रशिया के ज़्यादा करीब गया है, तो अमेरिका इस वक्त खासा फ्यूरियस है उसके हवाले से। देखिए, भारत की फॉरेन पॉलिसी के अंदर इस वक्त काफी फ्लॉज मौजूद हैं। टैंपा के अंदर फील्ड मार्शल साहब ने फरमाया था कि दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से बहुत इंप्रेस है, बल्कि लोगों को चाहिए हमसे क्लासें लें। आज दौर वो आ चुका है, आपके 3 फेडरल मिनिस्टर वॉशिंगटन डीसी में होते हैं जब हमारे आर्मी चीफ साहब खुद चाइना में होते हैं। तो उन्होंने बल्कि
इस चीज का भी इजहार किया कि ना आज तक हमें चाइना ने कहा है कि आप अमेरिका से रिलेशनशिप ना रखें और ना कभी हमें अमेरिका ने मजबूर किया है, लेकिन वो दोनों के साथ को बैलेंस कर। यहां मैं देखने सुनने वालों को ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका और चाइना की जो ब्रेक थ्रू है उसका एजाज भी पाकिस्तान को हासिल है। हेनरी कैसिंजर दौर के अंदर 70s में पाकिस्तान ने किस तरीके से उनका दौरा चाइना का अरेंज किया था। मेरे ख्याल में आज वो टाइम आ चुका है, योल्टा 2 होगा, पाकिस्तान एक ब्रिज बनेगा, उस रीजन के अंदर एक पावर बनेगा। अफगानिस्तान देखें, चाइना इंटरेस्ट रखता है सी पैक में, अफगानिस्तान में भी जाना चाहता है सी पैक के साथ। अमेरिका मैं समझता हूं कि इसको बर्दाश्त करेगा। नए अपने क़यादत जो योल्टा 2 है, जिस तरह कल की मिसाल देना चाहूंगा, अलास्का के अंदर जो मीटिंग हुई है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, इसी तरह की मीटिंग्स फ्यूचर में प्रेसिडेंट शी के साथ भी होगी। और तीनों जो बड़ी क़यादतें हैं, तीनों बड़ी सुपर पावर्स अपने अपने एरिया का तयन करेंगे और ट्रेड के जरिए आगे बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूं उसमें पाकिस्तान इज अ की कंपोनेंट, खासकर रेयर अर्थ मिनरल्स की वजह से, क्रिप्टो करेंसी की वजह से। फील्ड मार्शल साहब ने रिकोडेक के बारे में बात की कि कितनी इनकम होगी सालाना रिकोडेक की, हर साल एक माइन ऑपरेशनल होगी, उन्होंने ये बताया। और $130 बिलियन का जो कर्जा है पाकिस्तान का, वो 5 सालों में दिया जाएगा रिकोडेक की इनकम के साथ। और उसके बाद उन्होंने बताया कि 2030 तक पाकिस्तान G20 का हिस्सा होगा। क्रिप्टो के हवाले से कोई बात हुई क्या तारड़ साहब की? क्रिप्टो का पाकिस्तान का क्या प्लान है सर? प्लान उन्होंने कराची के करीब बताया कि हम एक जगह मुख्तस कर रहे हैं जहां क्रिप्टो माइनिंग होगी। अच्छा। और जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्होंने बल्कि डायस्पोरा को कहा कि आप वहां आए, हम आपको प्लग इन मॉडल देंगे। और उसके बाद उन्होंने बताया कि वो जो सारा एरिया है उसमें एटॉमिक एनर्जी के जरिए उस एरिया को एनर्जाइज किया, बिजली प्रोवाइड की जाएगी। तो मेरे ख्याल में इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, और देखें आपकी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, अगर उस पर नजर दौड़ाई जाए। मैं तारड़ साहब एक ब्रेक लेके जरा मिलिट्री डिप्लोमेसी पे भी आपसे बात करनी है। और मजीद ब्रिगेड नाम का एक दहशतगर्द टोला था जो यहाँ नंदनाता फिरता था, उसके ऊपर जो है वो अमेरिका ने पाबंदी लगाई है। और ख़ास तौर पर मुझे याद आता है कि अभी गेट वाला जो मुलजिम पकड़ के दिया था, मुजरिम जो पकड़ के दिया था, उस पर जनरल कोरेला बड़े खुश थे। तो सेंटकॉम की इस तकरीब में शिरकत होना, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? फिर कितना खुश है अमेरिका दिफाई मामलात में पाकिस्तान के साथ, इंटेलिजेंस मामलात के अंदर कितना आगे बढ़ सकता है, इस पर भी बात करूँगा। और मजीद ब्रिगेड के साथ साथ TTP जो है उसके हवाले से अमेरिका क्या अपना मौक़िफ़ अब वाज़े करता जा रहा है, इस पर बात करेंगे। और पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पे भी करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद, साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं। साजिद तारड़ साहब, सर सेंटकॉम के साथ जो एक एंगेजमेंट है फील्ड मार्शल की और उनको दावत देना, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है सर? क्योंकि इस पर थोड़ा सा इंडिया के अंदर हमने देखा कि मिर्चें लगी हुई थी, कुछ आग लगी हुई थी। और फिर पाकिस्तान का एक जनरल कोरेला के साथ एक ताल्लुक ये भी बनता था कि वो बड़े खुश थे पाकिस्तान से कि इन्होंने महदूद वसाइल के बावजूद एक बहुत बड़ा मुजरिम पकड़ के दिया जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए बाइस फ़ख्र था। उन्होंने अपनी पहली तकरीर के अंदर जो है वो उसको प्रेजेंट किया, उसका तस्करा किया। तो सर अब हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से अयूब खान के दौर से लेकर आज तक हमारा अमेरिका के साथ एक दिफाई ताल्लुक चलता आ रहा है, F-16 की डील हो या पाकिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस मामलात का तबादला हो, 9/11 का मामला हो, शहबाज बेस की अपग्रेडेशन हो, बहुत सारी चीज़ें जो है वो अमेरिका के साथ मिलकर हम करते रहे। तो मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार दिया जाना, फिर इस तकरीब के अंदर फील्ड मार्शल का मौजूद होना, ये सारा कैसे देखा जा रहा है अमेरिका में और इसकी क्या अहमियत आप समझते हैं? इसकी अहमियत एक लार्जर पिक्चर वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी इलेक्शन कैंपेन, इस दफा जो उनकी इलेक्शन कैंपेन थी, बार बार अफगानिस्तान के अंदर जो असला बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ के आई थी उसका वो जिक्र करते थे कि वो किस तरीके से, एक तो पेंटागन डीमोरलाइज है और दूसरा वो असला किस तरीके से उस रीजन को डिस्टेबलाइज कर सकता है। और फिर उन्होंने आते ही बयान दिया था कि हम वो असले वापस लेना चाहेंगे या लेंगे तालिबान से या खरीदेंगे, बल्कि पूछते रहे तालिबान से कि वो असला कहाँ है। तो उसी तनाज़र से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ उनकी फीलिंग्स मौजूद थी कि वो असला पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी अर्ज करना चाहूंगा कि जब रेयर अर्थ मिनरल की बात की जाए, जो कि हमारे आर्मी चीफ साहब ने उन ज़खायर के बारे में, रेकोडेक के बारे में बात की, चागी के बारे में उन्होंने बात की, तो उस रीजन के अंदर सबसे बड़ा जो दहशतगर्द ग्रुप है इस वक्त एक्टिवेट है वो मजीद ब्रिगेड और BLA है। तो वो एक पार्टनरशिप इकट्ठी है कि वहां पे रेयर अर्थ मिनरल पे इन्वेस्टमेंट होगी। जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप के अंदर इन्वॉल्व होगा, भारत के लिए बहुत बुरी खबर है इस लिहाज से, क्योंकि मुसलसल उस प्रॉक्सी के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट करता रहा है। तीसरी बात ये करना चाहूंगा
कि जो आपने बताया जो दहशतगर्द है जो पकड़ के दिया, जिसकी वजह से हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब कांग्रेस में अपने पहले 100 दिन के अंदर जो उन्होंने स्पीच दी थी, उनके पास पाकिस्तान का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, जबकि माजी के हमारे वजीर आजम 3.5 साल एक टेलीफोन का इंतजार करते रहे। भारत इस वक्त परेशान है। अमेरिका पाकिस्तान के रिलेशनशिप दहशतगर्द के हवाले से कल परसों भी एक बड़े हाई लेवल डेलीगेशन ने मोहसिन नकवी साहब के साथ मुलाकात की, फिर उन्होंने बयान दिया, बल्कि टीटीपी के हवाले से भी उन्होंने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। तो मेरे ख्याल में जो चाइना इन चीज़ों में नाकाम रहा, बलूचिस्तान उस एरिया के अंदर सी पैक होने के बावजूद, गवादर होने के बावजूद, लेकिन अमेरिका इज़ अ सीरियस कस्टमर, इज़ अ सीरियस पार्टी, सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट। मेरे ख्याल में अब भारत या दूसरे अफगानिस्तान, इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस रीजन में दोबारा इंटरफेयर करना। पाकिस्तान अमेरिका जो दहशतगर्द पार्टनरशिप है, और ट्रेड उसके बाद ऑयल के हवाले से उन्होंने जिक्र किया है। इस वक्त आपको पता होना चाहिए कि भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा टैरिफ होने की वजह से पाकिस्तान के चावल जो हैं वो बहुत लार्ज मिकदार के अंदर अमेरिका में इंपोर्ट हो रहे हैं। तो फ्यूचर बिलोंग टू पाकिस्तान। एक सिंसियर लीडरशिप की जरूरत थी मेरे ख्याल में। यू गॉट इट नाउ एंड फ्यूचर बिलोंग्स टू पाकिस्तान। अच्छा, एक आखिरी चीज मुझे और बता दीजिएगा तारण साहब कि प्यूटन के साथ एक मुलाकात हुई है सर, इसको एक रिपब्लिकन की हैसियत से, एक अमेरिकी शहरी की हैसियत से आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस मुलाकात का जो नाम था वो परसुइंग पीस था। अलास्का के अंदर ये मीटिंग हुई। अलास्का एक बड़ी सेंसिटिव जगह है जो कि कभी 72 लाख डॉलर की अमेरिका ने रशिया से खरीदी थी। 3 घंटे की ये मुलाकात थी। उसमें जब जहाज में उस मीटिंग में पहुंचने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फॉक्स टीवी को इंटरव्यू देकर कई चीजें क्लैरिफाई की थी, जिसमें एक चीज उन्होंने क्लैरिफाई की कि अगर ये मीटिंग कामयाब ना हुई तो मैं दोबारा मीटिंग नहीं करूंगा। फिर उन्होंने ये कहा कि रशिया कुछ एरियाज जो है वो रख सकता है यूक्रेन के। तो और तीसरी बात उन्होंने की कि हम यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप नहीं देंगे। तो मेरे ख्याल उन्होंने रास्ते हमवार कर रहे थे रशिया के लिए। प्रेसिडेंट पुतिन आए, उन्होंने त्यारे से उतरते पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब उनका इंतजार करते रहे, रेड कारपेट दिया गया। जब वो उतरे उनके ऊपर से B-2 बॉमर और F-22 ऊपर से जेट गुजरे, सिंबलाइज किया गया कि अमेरिका स्टिल स्ट्रॉन्ग, अमेरिकन आर्मी इज स्ट्रॉन्ग। उसके बाद बड़े अच्छे और केयरफुल अल्फाज का इंतखाब किया गया पुतिन साहब की तरफ से कि हम पड़ोसी हैं, हमारे दरमियान सिर्फ 4 किलोमीटर का फासला है। बल्कि उन्होंने एक गांव है जिसका नाम मागाडान है, रशिया, वहां वो होकर आए। उन्होंने कहा वहां पे मुझे अमेरिकन और रशियन पायलट्स की कब्रें नजर आई, दोनों के झंडे नजर आए। तो बड़ा एक जो कॉमन हम ये कह सकते हैं कि आलमी सतह पे भी आइस ब्रेकिंग इसको करार दिया जा सकता है साहब। बल्कि मैं कंक्लूड ये करना चाहूंगा कि उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक फिक्रा बड़ा डिसाइसिव था। उन्होंने कहा कि मैं डील जब तक टेबल पर ना हो तो वो डील नहीं होती। लेकिन 2 चीजें हैं, दोनों मुमालिक के जो वजीर तिजारत थे वो इस वफद का हिस्सा थे। एक बहुत बड़ी तादाद रशियन बिजनेसमैन की आई, जो ये सिंबलाइज करती है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर एक मीटिंग होगी और बिजनेस की चीजें जो है वो डिस्कस की जाएंगी। प्रेसिडेंट पुतिन ने प्रेसिडेंट ट्रंप को मॉस्को आने की दावत दी और मेरे ख्याल में वो एक्सेप्ट करेंगे। स्माइल दी उन्होंने और उन्होंने कहा कि मैं सोचूंगा इस पे। बहुत जल्द उन्होंने अपने नेटो एलाई से बात करेंगे और यूरोपियन यूनियन के यूरोपियन लीडर से बात करेंगे। मेरे ख्याल में दे आर वेरी क्लोज टू ब्रेक द डील। बहुत शुक्रिया साजिद तारण साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।